नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने योगी सरकार को स्कूलों को लेकर चैलेंज क्या दिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक अब स्कूल घूमकर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी संत कबीर नगर में स्कूल घूमते देखे गए, तो वहीं दिल्ली के एक और विधायक शरद चौहान प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके में एक दूसरे स्कूल में दिखाई दिए। वे गांव-गांव पहुंचकर वहां के स्कूलों का जायजा ले रहे थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हमले के बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायक भी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पहुंचने लगे हैं और योगी सरकार के स्कूलों में खामियां तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों योगी कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच स्कूलों को लेकर काफी रस्साकशी हुई थी। डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह ने दिल्ली के स्कूलों की बदहाली का फोटो जारी किया था, तो पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया ने भी डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह के दावे को झूठा साबित करने के लिए तमाम सबूत पेश किए। यही नहीं, यूपी के स्कूलों की बदहाली को देखने के लिए मनीष सिसोदिया पिछले दिनों लखनऊ भी पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें स्कूलों में जाने की इजाजत नहीं दी थी। मनीष सिसोदिया तो लखनऊ से वापस दिल्ली चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और योगी के स्कूलों में खामियां तलाश करने की कवायद में जुट गए हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए अकील खान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का कर लेते हैं। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू सर, लगातार आप आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, वहां की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। क्या हम ऐसा माने कि यूपी में आने वाले जो चुनाव है वहां आप स्कूलों का मुद्दा ही सबसे ज्यादा उठाने वाले हैं, कि स्कूलों की स्थिति क्या है प्रदेश में? देखिए, स्कूलों का मुद्दा तो मुख्य है, क्योंकि हमारे किसी भी देश का या एक प्रदेश का विकास एजुकेशन के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर है। और इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं हमारे देश में, वो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये चारों चीजें जो हैं हमने दिल्ली मॉडल में रखी हैं और ये पूरे देश के अंदर एक उदाहरण है, स्टैंडर्ड बनाया है। और पूरे देश के अंदर जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो टॉप पे है। और विदेशों से, स्वीडन से, मतलब यूरोप के जो टॉप कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हमारे यहाँ आकर के देख रहे हैं हमारे कि किस तरह से हमने डेवलप किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 98% स्टूडेंट पास आउट स्टूडेंट है दिल्ली के अंदर, जो पूरे देश में आज तक किसी स्टेट में, किसी भी प्रदेश में चाहते हैं हमारे योगी जी। तो जरा थोड़ा सा ईमानदारी दिखाएं। इनके मिनिस्टर ने चैलेंज किया था कि आप आकर के हमारा देखें, हमारे प्रदेश के अंदर क्या सिस्टम है और किस तरह से डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम है। जब मनीष जी पहुंचे तो वो गायब हो गए। ये है भाजपा की सरकार का स्टैंडर्ड के भाग खड़े हुए, डिबेट को इनवाइट किया और भाग खड़े हुए। ये मतलब दर्शाता है कि कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है भाजपा की। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो मौन व्रत धारण कर सकते हैं। जहां पर भी प्रॉब्लम है, मौन व्रत हमारे प्रधानमंत्री धारण कर लेंगे। खान साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। खान साहब, प्रॉब्लम हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। अरे वो तो एक ही पार्टी के हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो किसे प्रोटेक्ट करेंगे? मैं आपसे ये चीज समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस हर एक मुद्दा इतना जोरों शोरों से उठा रही है, तमाम उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आए दिन नजर आते हैं, हर बात को लेकर प्रोटेस्ट उनके द्वारा किया जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद वो अभी तक भी कहीं टक्कर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी खुद को कहां देख रही है यूपी की राजनीति में? देखिए, टक्कर से हमें मतलब नहीं, हमारा एक मॉडल है, हम उसको लेकर के चल रहे हैं। और देश की जनता को समझ में आ रहा है, इनके दुष्प्रचार के बावजूद देश की जनता को रियलिटी नजर आ रही है। आप उसको ज्यादा दिन तक डिनाई नहीं कर सकते सच्चाई को। तो सच्चाई सामने आ रही है और वो देश की जनता और यूपी की जनता और दिल्ली की जनता सब देख रही है इस चीज को। और ये जिस तरह से भ्रम की स्थिति कर रहे पैदा करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार भाजपा के,
वो भ्रम की स्थिति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इनका ज्यादा दिन तक ये तिलिस्म नहीं चलेगा और लोगों को जिस तरह से बेवकूफ और दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है भाजपा सरकार पिछले 6 साल से, ईवीएम से जीत करके आ गए सेंटर में और 170 सीटों पे उन्होंने जिस तरह से 20 लाख ईवीएम मशीन का घोटाला किया जो आज तक पता नहीं चला कहां गई 20 लाख मशीन है। तो ये प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि हम सुबह से झोला उठा के निकल लूंगा, बिल्कुल नहीं निकलने देंगे, कोई जगह नहीं मिलेगी झोला उठा के निकलने के लिए। देश के अंदर जिस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, इस वक्त देश के अंदर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा देश, उसको ये बड़े मतलब उसमें ले रहे हैं, बड़े हल्के में। ठीक है खान साहब, हमारे साथ उमेद जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब उनका भी रुख कर लेते हैं, तमाम बातें जो आपने कही है उनको भी बता देते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। उमेद जी, आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश में लगी है और बुनियादी सुविधाओं का मसला उठाने वाली है यूपी के विधानसभा चुनाव में। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी? हालांकि वो कह रहे हैं कि हमें टक्कर से कोई लेना देना नहीं है, बात बस ये है कि यूपी के लोगों तक भी हर बुनियादी सुविधा पहुंचनी चाहिए। देखिए, वो चिंता न करें और यहाँ पे वो दिल्ली को संभालें, और उसको दिल्ली संभल नहीं रहा है। वो यूपी बहुत बड़ा है, यूपी के एक विधानसभा के बराबर पूरी दिल्ली के 70 विधानसभा है। इन लोगों को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इनको अभी थोड़े से दिन हुआ है राजनीति में, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं इनकी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये लोग ठीक है, राजनीति करना चाहिए, राजनीति करें, मेहनत करें। इस तरह से आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अब आपके ही प्रदेश में आकर जगह जगह स्कूलों में जा रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई आप विधायक पहुंच जाता है आपके स्कूलों में और तमाम जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो गिना दी जाती हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। ये जब मर्जी जहां पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद अमित शाह के पास भी कोई काम नहीं है क्या जो वो पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं? सर कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ज्यादा बोलना मैं पसंद भी नहीं करता और सुनना भी नहीं पसंद करता, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं आपको ये बताया हूँ कि जिस तरह से अभी बात हो रही है कि उनके आए थे स्कूल देखने, और स्कूल देखने के लिए अगर वो आकर के चौराहे पे खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद बताते कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, यहाँ सब व्यवस्था है, सूचित किया जाता है, उसके बाद कोई भी कार्यक्रम बनता है। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी जाम कर दो, जहां मर्जी रोड जाम कर दो। कलकत्ता का प्रोग्राम हमारा एक महीने पहले से बन रहा है, पहले से अनाउंस किया जाता है एक महीने में कितने कार्यक्रम लग रहे हैं, कौन से लीडर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि सड़क पे खड़े हो गए। ठीक है उमेश जी, अब मेरी बात सुनिए आप। मनीष सिसोदिया भी पहले से ही बताकर गए थे, उनका प्लान ऐसे नहीं बना था कि ठीक है मैंने अभी टिकट बुक कराई और मैं जा रहा हूं लखनऊ। उनका भी प्रोग्राम पहले से डिसाइडेड था। क्यों नहीं आपकी सरकार ने उन्हें विद्यालयों में जाने दिया? उन्होंने कहा क्या डर लग रहा था? ट्विटर पे उन्होंने ट्विटरबाजी हुआ था और उसके बाद वो लखनऊ पहुंचने के बाद बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं स्कूल देखने। जब कमिश्नर ने इनसे पूछा कि आपने परमिशन लिया है, आपने कार्य इन्फॉर्म किया है, तो कहते हैं आप होते कौन है, आपको क्यों इन्फॉर्म करूं, मैं कहीं जा नहीं सकता। अरे आप कहीं भी जाइए, जा सकते हो, लेकिन आप अपने आप को देखिए, आप एक डिप्टी सीएम हैं, आपका एक प्रोटोकॉल है, आपको बताना पड़ेगा, आप एक आम आदमी नहीं है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो फिर सरदर्द जो है वो भाजपा सरकार के ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और किसी भी चीज का कोई प्लान बनाना चाहिए। और उनको क्योंकि वो दिखाई नहीं सकते थे, ऐसी बदतर स्थिति है यूपी के अंदर स्कूलों की। क्या कौन है बीच में बोल रहा है, इसकी एक तो आवाज नहीं सुनाई देता और बीच में बोलने लगता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं अकील खान साहब, तो वो आपसे तमाम बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप खुद नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, और बारी बारी बोले तो समझ में आएगा। ठीक है, अब उनका जवाब सवाल सब उनसे ले लेते हैं। बोलिए खान साहब। इसमें अगर कोई काउंटर हम ऐड करते तो आप भी हमारे ऊपर काउंटर कीजिए, आप गलत बोले तो। अब बताइए सर, वो तमाम बातें अपनी रख चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें पहले बताकर आना चाहिए था। अब ऐसे कोई भी आ जाएगा और कहेगा कि हमें स्कूल जाकर घूमना है, तो ये तो संभव नहीं हो सकता। पल्लवी, जिस तरह से भाजपा झूठ बोलती आई है, इसका नाम भारतीय झूठ पार्टी ऐसे नहीं रखा गया है। अब ये फालतू की बात करने लगे, इस तरह प्रवक्ताओं के बीच में मेरा बोलना मैं पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे लोगों को मत बैठाया करो मेरे साथ भाई। इनके मिनिस्टर ने जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने चैलेंज किया था
कि आप आइए और यूपी के जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं, आपके दिल्ली के स्कूलों से बेहतर हैं, आकर के उनको देखिए और डिबेट कीजिए। ये चैलेंज था भाजपा के मिनिस्टर का, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के मिनिस्टर का। ये पूरे देश को पता है, ये डिनाई नहीं कर सकते, ये सफेद झूठ बोल करके डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज कंगन को आरती किया, साफ साफ है, पूरे देश को पता है इस चीज से। और वहां पहुंचे जब मनीष सिसोदिया जी, तो आप जो है चुपचाप बैठ गए एयर कंडीशन चैम्बर में कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, आपने बताया नहीं। मतलब ये हद होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की। एक जो है स्वस्थ एक इंटरेक्शन होता है, स्वस्थ, जो जरूरी है एक डिप्लोमेटिक किसी भी तरह राजनीति के अंदर। एक जो वादा किया या जिन्होंने अपना एक कमिटमेंट दिया, उस कमिटमेंट को तोड़ करके और फिर ऊपर से झूठ बोलना, ये हद होती है किसी भी जिम्मेदार सरकार की। ये हद से बाहर की बात है। ये जिम्मेदारी किसी तरह से शो नहीं हो रही है, ये पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना बात कर, जिस तरह उन्होंने पूरे दिल्ली के पूरे यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर भाजपा सरकार ने जिस तरह से गैर जिम्मेदार बातें की हैं, अभी किसान आंदोलन में भी उन्होंने जिस तरह गैर जिम्मेदार बातें की हैं, और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को एक तरह से झूठ के मुंह में डालने की कोशिश की है। इतने सारे किसान पूरे देश। देखिए सर, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, ठीक है, आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी पार्टी की तरफ से बोलेंगे, लेकिन देशवासी इतने पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, सबको समझ में आता है। तो मैं ये विपक्षी पार्टियों से वाकई में निवेदन करना चाहती हूँ, इस तरीके की बातें मत कहा कीजिए कि देश की जनता को बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया। लोग सर पढ़े लिखे हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है। उन लोगों में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। जब आप इतना समझ पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, तो दूसरे नागरिक भी समझ लेते हैं। ये देश की जनता की बात है, ये हमारी बात नहीं है। आप क्या देश की जनता में नहीं आते हैं क्या सर, या मैं देश की जनता में नहीं आती हूँ? क्या हम अलग से आते हैं क्या? हमारा फर्ज है देश की बात को, देश की जनता की बात को सामने रखना, आपके टीवी चैनल के थ्रू और मीडिया के थ्रू आगे रखना, और आपका एटीएन चैनल इस बात को आगे बढ़ाता है। और ये मैं बड़े मतलब फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं आपके चैनल के ऊपर हूँ। आप जो सही बात बताते हैं लोगों को, ये दूसरे जो बिके हुए कुछ चैनल, ज्यादा नहीं है, कुछ है जिनको के इन्होंने दे रखा है चार्ज कि आप इसको दिग्भ्रमित कीजिए हमारे देश की जनता को, और कर रहे हैं कुछ लोग करें। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के। ठीक है, चलिए मुद्दे पर वापस आ जाते हैं खान साहब, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि यूपी के चुनावों में आप किन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? शिक्षा का मुद्दा जोर शोर से आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? उमेद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? खान साहब, आप तक पहुंच रही है आवाज? बिल्कुल आवाज आई मैडम। ठीक है खान साहब, मुझसे जी अच्छा। सर, खान साहब से मेरा ये सवाल था, लेकिन शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची है, कोई टेक्निकल इशू हो रहा है। उमेद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बार बार जिस तरह से ये मसला उठाया जा रहा है शिक्षा को लेकर, ये कहा जा रहा है कि यूपी के स्कूल ठीक नहीं है, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? क्या वाकई में स्कूलों में जो स्थितियां हैं वो सही नहीं है, माकूल नहीं है व्यवस्थाएं? देखिए, उत्तर प्रदेश के छात्र और गार्जियन सहित काफी अच्छे संतुष्ट हैं पूरी तरह से। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, जो है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखती रहती है, वो स्वाभाविक है, दिखना भी चाहिए। एक साल चुनाव रह गया है। मुझे भी आज कम से कम जिस तरह की भाषा ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं, मैं कितने सालों जो है, मैं दिल्ली प्रदेश का 10 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, कई प्रदेशों में मैं प्रभारी रहा चुनाव में, मैं जो है इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा कई साल तक। मैं कभी इस तरह की भाषा मुझे पसंद बिल्कुल नहीं रहती है, जो गाली देना, पार्टी को चोर बताना, पार्टी का पूरा देश 125 करोड़ जनता सबको किस तरह का शब्द का प्रयोग ये कर रहे हैं कि सबको ये कर दिए, धोखा दे दिए, क्या कर दिया क्या। जनता खुशी से वोटिंग करती है। अगर जनता ने मुझे कई जगह हराया भी है, कई जगह जिताया भी है, जहाँ पे जो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती है, जनता उस तरह से विचार करती है और उनके लिए मेहनत करना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बन गई, वो पूरे देश की जनता के ही मार्फत बनी है। जनता ने खुशी जताया है, विश्वास जताया है।
लेकिन लोगों ने इस तरह के कल के 2 दिन के पहले ABCD सीखे नहीं और चैनल पे बैठ करके जो मर्जी किसी को गाली देने लगते हैं, किसी को कुछ बात करने लगते हैं, कहीं कुछ हवा में बात करने लगते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। हमें कतई पर्सनल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। देश के लगभग 70% लोग, राजनीतिक लोग जानते हैं कि मेरी क्या आदत है और मैं क्या भाषा बोलता हूँ। मुझे अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की गलती हो तो मैं वो भी खुलेआम चैलेंज करके चैनल पे बोलने को तैयार रहता हूँ कि ये हमारी गलती है या हमारे लोग ये गलत बोले हैं, इसमें नहीं बोलना चाहिए। मैं आग्रह भी करता हूँ, लेकिन इस तरह की भाषा करने पे मुझे बड़ा शर्म आती है कि मैं इन लोगों के बीच में जुड़ जाता हूँ। पार्टी की बात करें, राजनीति की बात करें और एक विकास की बात करें, मेहनत करें। हम अगर कम कर रहे हैं, हमसे बढ़िया काम करें और इस साल भर चुनाव है, पब्लिक उनको चुन लेगी, अच्छी बात है। मैं इनको एडवांस में इनको बधाई देता हूं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रही हैं और जो जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी। जनता जनार्दन है सर, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि वाकई में जनता समझदार है, वो जानती है कि हमें किसे चुनना है, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। खान साहब, आप बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, देखिए बारी बारी से हम बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना आपके लिए भी ठीक नहीं है। और मेरा सवाल पहले भी आपसे ये था कि शिक्षा के अलावा कौन से मुद्दे इस बार आप लेकर आने वाले हैं यूपी के विधानसभा चुनाव में? पल्लवी, वो मैं बताता हूँ, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं मैं। इनकी बात का ये बोल रहे हैं कि विकास की बात करें। इन्हें ये पता नहीं है भाजपा वालों को कि विकास एजुकेशन से शुरू होता है। एजुकेशन अगर नहीं है हमारे देश के अंदर तो विकास किस चीज का करेंगे? वो है किसी रोड का विकास करने के लिए जो नेता है और जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनका एजुकेटेड होना जरूरी है और जनता का अवेयर होना जरूरी है, उनको जागरूक होना जरूरी है। और जो शिक्षा है वही जागरूक करेगी। नहीं तो जिस तरीके से 6 साल से भारतीय जनता पार्टी देश को भ्रमित करते हुए आ रही है, झूठ बोल करके, और हमारे देश के अंदर जो भी इन्होंने वादे किए थे 90% वादे इन्होंने वादा खिलाफी किए हैं। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम गारंटी देते हैं यूपी के अंदर जो दिल्ली का मॉडल है वो फॉलो होगा। यहाँ पर भी 90% लोगों को बिजली की जो फैसिलिटीज मिल रही है वो फैसिलिटीज यूपी के लोगों को मिलेगी। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारे दिल्ली की, पूरे देश से पूरे विश्व में नंबर 1 की स्वास्थ्य सेवाएं हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे यूपी के लोग दिल्ली क्यों आते हैं इलाज करवाने के लिए? क्या कारण है? आपके पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका स्वास्थ्य सिस्टम पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, एजुकेशन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आपके पास बिजली, पानी, जो विकास की चीजें हैं फंडामेंटल, आप बोलते हैं विकास, अरे आप ये जो आप बातें कह रहे हैं खान साहब, एक तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा सच्चाई बोलेंगे, थोड़ा बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया है कि आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं। आंकड़ों पर बात कीजिए ना सर, आप दिग्भ्रमित करने वाले बयान तो आप दे रहे हैं। बिजली देखिए, सुनिए मैं बताऊं पल्लवी मैं आपका जवाब दूं। पल्लवी मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जब हम आए थे सत्ता में तो दिल्ली के अंदर ये बिजली की समस्या बहुत विकराल रूप से। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ सर, 2 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। ब्रेक के बाद तुरंत मैं आपके पास ही लौटूंगी, जल्द हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज।
के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। जी बोलिए खान साहब, आप तमाम बातें रखना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप अपनी बात खत्म करें क्योंकि हमारे पास भी समय की कमी है। देखिए मैडम, मैं तो बिल्कुल नटशेल में आपको बता रहा हूँ कि विकास शुरू होता है एजुकेशन से। जी, अगर एजुकेशन नहीं रहेगी विकास नहीं रहेगा। और हम जो बता रहे हैं आपको कि भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर हर चीज में भ्रष्टाचार है, अगर वो विकास नहीं हो रहा है। बिजली यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर देख लीजिए कितनी फर्क है। जब हम दिल्ली में आए थे तब भी बिजली की समस्या इतनी विकराल थी कि यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बिजली गायब रहती थी। और उसका वजह थी यहाँ पर फैला हुआ भ्रष्टाचार। जो बिजली कंपनियों ने नेताओं के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार बना रखा था, उसकी वजह से यहाँ बिजली नहीं आती थी। हमने उस भ्रष्टाचार को खत्म किया और 24 आवर बिजली और क्वालिटी की बिजली, मतलब यहाँ पे लोगों को वो लगाने पड़ते थे, इन्वर्टर लगाने पड़ते थे, इनको स्टेबलाइजर लगाने पड़ते थे। और कितनी ज्यादा इनकी जो बिजली की समस्या से पूरा ये इनकी मशीनें जल जाती थी, वो सब आज खत्म हो चुकी है। दिल्ली के अंदर पानी की समस्या थी, पानी नहीं मिलता था कई जगह पर। लोग बाग किस तरह से बर्तन ले लेकर के घूमते थे दिल्ली के किनारे वाले इलाकों में, वो सारी समस्याएं खत्म की हमने। एजुकेशन क्या था, जिस टाइम हम आए थे एजुकेशन का सिस्टम, वहां के स्कूल किस बुरी कंडीशन में थे, पूरे आज वर्ल्ड क्लास हमने 6 साल में कर दिए हैं। 2014 से। ठीक है खान साहब, उम्मीद करते हैं कि आपका दिल्ली का ये मॉडल उत्तर प्रदेश में भी काम कर जाए। हम यही उम्मीद करेंगे कि इतना ही विकास की भावना से अगर आप यूपी विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं तो आपकी ये भावना लोगों को समझ में आ जाए। उम्मीद जी, आखिरी कमेंट में चाहूंगी इस मसले पर आपसे। जी, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये इसी को विकास का मुद्दा लेकर के जो दिल्ली में किए हैं वही आकर के यूपी में बता करके अगली साल सरकार बनाए, मुझे खुशी होगी। इनके आने से मैं इनके बाकी बातों का जवाब दे पाना बहुत उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि इनका कहीं पे कोई काम की बातें नहीं हुई है। मैं सुन रहा हूँ 15 मिनट से, तो ये अच्छी बात है। इनको अपना एक प्लान बनाना चाहिए और सीखें। अभी नई पार्टी है, नए लोग हैं, उत्साहित हैं, जो मर्जी बोल जाते हैं, जो मर्जी कहे जाते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। इनको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये चाहूंगा कि कोई जनता के हित में काम लेके आए। भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए लगे हुए हैं और एक से एक कदम उठा रहे हैं जो पूरा दुनिया सराहना कर रही है। आज उन कदमों के पीछे, आज उन कामों के पीछे आज पूरा देश, एक से एक प्रदेश के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, साथ में कारवां बनता जा रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और आज लोग सराहना कर रहे हैं। तो मैं इससे खुश हूँ और इनको अपना काम मुबारक हो। अगर ये बहुत काम कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और तमाम मुद्दों पर अब सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस का कहर अभी थमा नहीं है। हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों का सिलसिला भी अभी जारी है। इस बीच अब देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अब दिल्ली में पिछले करीब 4 महीने बाद मौत का सबसे कम आंकड़ा दर्ज किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 757 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6,22,851 हो चुका है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 16 लोगों की मौत हुई है। 4 सितंबर के बाद एक दिन में कोरोना के कारण मौत का यह सबसे कम आंकड़ा है। 4 सितंबर को एक दिन में 13 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना के कारण अब तक 10,453 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट पहली बार 97% से ज्यादा पहुंच चुकी है। अभी तक की यह सबसे ज्यादा रिकवरी रेट दर्ज की गई है। तो कोविड-19 का कहर लगातार जारी है और अब राहत की बात यह है कि दिल्ली में भी कोरोना के जो केस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट अब दिल्ली में कोरोना की 97% से भी ज्यादा हो गई है, जो कि राहत की बात है। तो दिल्ली में कोरोना के जो ताज़ा हालात है वो राहत पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर स्थितियाँ धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब जिस पहले के मुकाबले जो है संक्रमितों की संख्या भी कम हो रही है। जो आंकड़े रोजाना दर्ज किए जाते हैं उनमें भी कमी आ रही है और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हो गई है। ये सबसे राहत की बात है कि कोरोना के कारण मौतों का जो आंकड़ा है वो भी अब कम होता जा रहा है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है और रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि वाकई में अब राहत देने वाली खबर है। तो दिल्ली में फिलहाल कोरोना की स्थिति ठीक है और 97% से ज़्यादा जो रिकवरी रेट हुई है वो अब
अब तक की सबसे ज्यादा रिकवरी रेट दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली में कोरोना के जो हालात हैं वो अब धीरे धीरे ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड-19 का कहर हालांकि अभी थमा नहीं है, क्योंकि कोरोना की जो नई स्ट्रेन ब्रिटेन में आई थी उसके बाद से एक बार फिर से स्थितियां चिंताजनक हो रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।